हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा इंटीग्रेशन पर। हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। हमने जैसे पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर कि डिफरेंशिएशन से हमको ग्राफ का स्लोप मिलता है या कोई ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलता है। वैसे हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन से हमको क्या मिलता है और लास्ट में इसके फॉर्मूलाज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है बिकॉज पहले वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज इंटीग्रेशन जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर और आज यहाँ से टॉपिक पर डिफरेंशिएशन मीन्स इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन को? हम एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को हम बोलते थे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव का उल्टा। इसका डेफिनेशन क्या होता है इंटीग्रेशन का समझते हैं। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन होता है या हम लोग इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या होता है वो पहले समझते हैं। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका सीधा साधा मतलब है जो भी हम डिफरेंशिएशन में करते थे उसका सीधा उल्टा प्रोसेस लगा देना है, उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हमने कल पढ़ा था, कोई फंक्शन होता है जैसे y = x²। हमको एक फंक्शन दे दिया गया है तो हम इसका अगर dy/dx मीन्स इसका अगर डेरिवेटिव ढूंढना हो तो हम क्या करते थे, ये 2 पावर नीचे आ जाता था और x का 1 पावर कम हो जाता था। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। बट अब इंटीग्रेशन मीन्स हमको कोई इक्वेशन में ये दे दे, हमको क्वेश्चन को ये बोल दे कि आपको dy/dx = 2x दिया गया है और आपको इसे ढूंढना है इक्वेशन मीन्स ऊपर का क्वेश्चन क्या है वो हमको ढूंढना है। हमने क्वेश्चन से ये आंसर तो ढूंढ दिया बट आंसर से क्वेश्चन ढूंढने के लिए हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक बार देख लो। उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर dy रखते हैं और x के साथ dx का टर्म 2x और dx। जैसे इंटीग्रेशन का जैसे कि डिफरेंशिएशन का सिंबल था d/dx, वैसे इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, यहाँ कोई फंक्शन रहेगा इनटू dx। फंक्शन x करेगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू dx हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे x का फंक्शन है तो ये देखो ये है फंक्शन 2x और dx जो है उसको, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल। ये इंटीग्रेशन का सिंबल क्यों आता है वो बताता हूँ आपको, बट आप नोट कर लो कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमको कोई इक्वेशन दिया उससे हमने अगर डेरिवेटिव ढूंढना हो और उससे हमको वापस क्वेश्चन में जाना हो तो हम ढूंढते हैं इंटीग्रेशन। हम करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, x के साथ को x का टर्म ले लिया 2x dx हो गया और हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये आ जाएगा। ये कैसे आता है वो तो हम देखेंगे आगे फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन में, बट ये जस्ट उसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। ये इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये 2x dx एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे फंक्शन है 2x तो यहाँ पे dx आ रहा है इंटीग्रेशन में। अगर यहाँ पे फंक्शन y होता है जैसे कि ऐसा लिख सकते हैं हम dx = फंक्शन अगर कोई y का होगा मीन्स f(y) है तो यहाँ पे आएगा dy आएगा। तो dy के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया था, यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आपने सीख लिया कि इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन से हमको मिलता क्या है, मीन्स इंटीग्रेशन करके क्या फ़ायदा होता है, हमको उससे क्या मिलता है। तो इसको रफ कर देते हैं और उसको हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन से हमको मिलता क्या है। तो क्वेश्चन हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, व्हाट डज इंटीग्रेशन शो। इंटीग्रेशन शो मीन्स इंटीग्रेशन से हमको मिलता क्या है। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो डिफरेंशिएशन से क्या क्या मिलता था, हमको कोई एक ग्राफ दिया हो इस तरह से तो कोई एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करके हम ग्राफ का स्लोप फाइंड कर सकते थे। ग्राफ का मैक्सिमम है मिनिमम पॉइंट वो dy/dx = 0 करके फाइंड करते थे। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के वास्ट ऐसे टॉपिक थे। बट क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन से क्या मिलता है। तो इंटीग्रेशन से लिख लो यहाँ पे कि इंटीग्रेशन से हमको मिलता है एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ। इंटीग्रेशन से हमको क्या मिलता है, एरिया ऑफ द ग्राफ। ये हमको समझना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नॉर्मल सा ग्राफ हो,
इंटीग्रेशन कब लगाना जाता है उसके लिए हम एक बार एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई नॉर्मल ग्राफ हो और ये कुछ इस तरह का ग्राफ हो, हमने ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया, बोल दिया कि जो पॉइंट है ये है 3 मीन्स x डिस्टेंस हमने 3 ट्रैवल किया यहाँ से, और y जो डिस्टेंस है ये वाला ये है 4। ओके, तो मैं पूछूं, आप स्लोप तो हम ढूंढ लेंगे, मैं पूछूँ यहाँ ग्राफ का एरिया क्या है। जैसे y वर्सेस x का ग्राफ है, मैं पूछूँ इसका एरिया क्या है, तो आप बोल दोगे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का हमको एरिया का फॉर्मूला पता है कि एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ और बेस क्या है हमारा, बेस है यहाँ पर 3, ये तो पढ़ाई होगा अपने 10th स्टैंडर्ड में, और हाइट हो जाएगा 4। ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो इंटीग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, तो हमने एरिया ढूंढ लिया इसका। लेकिन हम देखते हैं अब सेकंड ग्राफ, डस्टर कहाँ गया यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड ग्राफ। हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा, ये तो आपने कर लिया, अब बोल रहे होगे कि इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ ही नहीं आया। दूसरा ग्राफ देखते हैं। जैसे कि इस तरह का कुछ ग्राफ दिया हो, यहाँ पर ऐसा लाइन दिया हो, अब बोल दें कि ये पॉइंट जो है ये 2 है और ये पॉइंट जो है ये 4 है। इसका पूछो एरिया, तो इसका भी एरिया बता दोगे कि एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। बोलोगे आप लेंथ है 2 और ब्रेथ है 4, तो इसका भी एरिया आ जाएगा 8, और कुछ जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है, देखो जैसे कि कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हो, प्रॉब्लम उस जगह का खड़ा हो जाती है जब ग्राफ कुछ इस तरह का हो, बिकॉज ये सब तो रेगुलर शेप है, कोई ट्रायंगल आ रहा है, कोई पैरेललोग्राम आ रहा है, कोई रेक्टेंगल आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, तो वो सब का एरिया आप डायरेक्टली ढूंढ लेते थे। बट क्वेश्चन में कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हो तो एरिया कैसे ढूंढोगे आप, बिकॉज ये तो इरेगुलर शेप है। तो इसी में हमको यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। हम करते क्या हैं, समझ लो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये है समझ लो x, और ये जो पॉइंट है यहाँ से ये है y। ओके, हमने रैंडम पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये है x, y। ठीक है, हमको किसी ने पूछ लिया कि ये ग्राफ का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका एरिया तो हम ढूंढ ही नहीं सकते, बिकॉज एक ग्राफ है, इसका इरेगुलर शेप है, तो क्या क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे ढूंढेंगे। तो प्रोसेस उसी के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। हम करते क्या है, यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रिप काटते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप काटते हैं, एकदम पतला सा। हमने एक स्ट्रिप काट लिया ये वाला, जिसका लेंथ बहुत ही छोटा है, जिसका लेंथ है बहुत ही छोटा, हमने dx, हमने बोला था dx जो होता है बहुत ही छोटा लेंथ होता है, तो हमने एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया जिसका लेंथ है dx जो है बहुत ही छोटा, और यहाँ पे इसका जो हाइट है हम सपोज करते हैं कि y1 हाइट है। हम क्या सपोज करते हैं कि वो y1 हाइट है, और हमने एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया। तो देखो कि अगर इतना पतला सा स्ट्रिप है तो ये नियरली एक रेक्टेंगल की तरह हो रहा है, नियरली, एग्जैक्टली नॉट बट नियरली एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो हम यहाँ पर इसका एरिया हम ढूंढ सकते हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास, ये है dx और ये है y। तो समझ लो कुछ इस तरह का फिगर आ रहा है, ये इतना पार्ट है dx और ये है y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया हमने। तो ये y1 है तो एरिया हो जाएगा y1 इंटू डी एक्स, ये समझ लो dx1 है, ओके, या dx है, ठीक है, तो y1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। और वैसे ही हम दूसरा स्ट्रिप काट लें यहाँ पर इस तरह से कुछ, हमने यहाँ पर दूसरा एक स्ट्रिप काट लिया जो कि dx लेंथ का है, वो भी dx छोटा सा लेंथ है, और लेकिन इसकी इस बार जो हाइट है इसकी वो हाइट आ रही है कुछ y2। तो इसका ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे इसका एरिया होगा y2 इंटू डी एक्स, लेंथ है y2 और ब्रेथ है dx, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा y2 इंटू डी एक्स। तो इसी तरह से हम अगर छोटे छोटे सारे रेक्टेंगल मीन्स हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप काट लिया, यहाँ पर एक स्ट्रिप काट लिया, यहाँ पर एक स्ट्रिप काट लिया, ऐसे हमने सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सबका स्ट्रिप काट लेंगे, तो इसका एरिया हम लिखेंगे y3 dx हो जाएगा, y4 ऐसे डॉट डॉट करके yn इंटू डी एक्स तक सारे एरिया का एडिशन कर लेंगे, तो हम पता चल जाएगा कि ग्राफ का एरिया क्या है। समझ पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जितना छोटे छोटे हम स्ट्रिप काट लेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझो, इतने छोटे छोटे यहाँ पर सारे स्ट्रिप काट लेंगे हम और सारे का एडिशन कर देंगे, हमको ये ग्राफ का टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ग्राफ के टोटल एरिया को हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे ऐसा लिखते हैं इस तरह से, समेशन ऑफ एन, जैसे कि समझ तो ये पॉइंट है हमारा 0
और हमने टोटल n स्ट्रिप्स काट लिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल हमने n स्ट्रिप्स काट लिए। तो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे समझो, ये टोटल y1 y2 y3 है, तो हम इसको लिखेंगे yn इंटू dx लिखेंगे यहाँ पर सब। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से लेके n तक। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n इजिकल टू 1 से लेके n इजिकल टू 1 n तक। अगर हम इसको हम समीशन कहते हैं, समीशन मीन्स एडिशन, तो हम सारे एरिया का एडिशन कर देंगे। मीन्स इसका क्या आएगा y1 dx प्लस y2 dx, ऐसे ऐसे करते करते yn dx, तो हमको एरिया का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी से हम इंटीग्रेशन का सिंबल डिफाइन करते हैं, जो कि होता है, तो क्या होता है देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, समेशन n इक्वल टू 1 to n yn इंटू dx। तो इसको जो यहाँ पर ये लिखा है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n, इसी को हम इंटीग्रेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम इंटीग्रेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर आ जाएगा ये फंक्शन yn इंटू dx, और जो हमारा लिमिट्स आ जाएगा, हम यहाँ पे लिमिट डालते हैं, तो लिमिट क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिमिट्स कैसे डालना है हम देखते हैं। यहाँ पर देखो लिमिट किस तरह से डालना है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने पतले पतले स्ट्रिप्स काट लिए। तो हमको सारे एरिया का एडिशन करना है, तो हम dx के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हम x के लाइन में जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x तक। मीन्स यहाँ पर x इज इक्वल टू x है, ये पूरा x है, और यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से लेके x तक अगर हम लिमिट डाल देंगे, 0 से लेके x तक, ये हमारा कोई फंक्शन है, समझ लो कोई फंक्शन है ये, तो 0 से लेके अगर x तक हमने सारा लिमिट डाल दिया, तो हमारा जो आंसर मिल रहा है yn dx, वो हमको ये ग्राफ का एरिया दे रहा है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक, तो इतने पॉइंट का जितना एरिया होगा हमने छोटा छोटा स्ट्रिप काट के उसका एरिया ऐड कर लिया, तो हमको ये ग्राफ का टोटल एरिया मिल गया। तो इससे हमको हम इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x yn इंटू dx। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया मिल जाएगा। सपोज हमको सिर्फ इतना एरिया चाहिए, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एरिया चाहिए, हमको सिर्फ इतने पार्ट का एरिया चाहिए। तो समझ लो ये जो पॉइंट है ये x1 पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये x2 पॉइंट है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी, इक्वेशन तो सेम ही रहेगा yn dx, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी, लिमिट्स x1 से लेके x2 तक लिमिट आ जाएगी, और y1 इंटू dx कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको ये ग्राफ का इतने पार्ट का सिर्फ एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर हमने dx क्यों लिया, क्योंकि हम dx के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। अगर हमको कोई बोले कि यहाँ का इस तरह का एरिया फाइंड कर दो, इतने पार्ट का एरिया फाइंड करो, तो हम लिमिट्स डालेंगे y1 से लेके y2 तक, और हमारा जो इक्वेशन रहेगा मीन्स फंक्शन, वो x के टर्म में रिप्रेजेंट होगा, यहाँ x इंटू n dx हो जाएगा। इसको मैं बाद में समझाता हूँ, लेकिन आप समझ लो कि इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये ग्राफ का एरिया देता है, कैसे देता है, हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में सारे एरिया काटते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन ये है yn इंटू dx, लिमिट्स फ्रॉम x1 टू x2, तो हमको मिल जाता है ग्राफ का एरिया। तो हमने समझ लिया कि इंटीग्रेशन से हमको मिलता क्या है, ग्राफ का एरिया। अब समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नेसेसरी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले से जानना। ओके, इसको रफ करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करें। अब इंटीग्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फॉर्मूलास के पॉइंट्स नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको ये पॉइंट जानना ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। कौन सा होता है, पहला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको लिमिट्स दी जाती है, लिमिट्स आर गिवन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स दी जाती है, मीन्स अगर हमारा कोई एग्जांपल जैसे कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, हमको कोई बोल दे इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेकिन हमको कोई बोल दे कि इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करो, आप इंटीग्रेट करो x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक। तो ऐसा कोई हमको लिमिट्स दे दे, मीन्स इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, माने y की जगह पे हम फंक्शन पुट कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर dx, और
इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक। तो लोअर लिमिट ऊपर आ जाएगी और अपर लिमिट आ जाएगी ऊपर, लोअर लिमिट नीचे आ गई और अपर लिमिट आ गई ऊपर। तो अगर क्वेश्चन में हमको लिमिट्स दी गई है कि कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेट करना है, तो वो हो जाता है डिफिनेट इंटीग्रेशन के केस में। और अगर हमको क्वेश्चन में लिमिट्स नहीं दी जाए, व्हेन लिमिट्स आर नॉट गिवन, क्वेश्चन में लिमिट्स नहीं दी जाए, सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको दिया है और सिंपली बोल दिया है कि इसको इंटीग्रेट करो, सिंपली क्या बोल दिया है, इसको इंटीग्रेट करो, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन y dx, मैंने y की जगह फंक्शन पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर dx, बट इसका लिमिट्स नहीं दिया है कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं इनडिफिनाइट, मीन्स डेफिनाइट नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेट करना है, इसलिए इनडिफिनाइट। इसमें डेफिनाइट है कि हाँ x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक। जैसे कि ये ग्राफ दिया है, ऐसे ग्राफ दिया है, अब बोल दिया इसको इंटीग्रेट करो, तो हमारा जो आंसर, हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। बट बोल दिया ग्राफ का ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक इंटीग्रेट करो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक, तो वो ग्राफ के लिमिट्स दी जाती है और वो आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में। इनडिफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हमको लिमिट्स नहीं दी जाती है तो हम एक्स्ट्रा आर्बिट्री कांस्टेंट सी पुट करते हैं, मींस इसका जो आंसर आएगा, आंसर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, इसको क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सी इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट। ये क्यों पुट करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको भी बताता हूँ आपको, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इस लिमिट नहीं दी जाती, इसलिए हम उसमें पुट करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ये आर्बिट्री कांस्टेंट सी क्या होता है और इसको क्यों पुट करते हैं, वो दोनों बताने वाला हूँ आगे के पार्ट में। अभी इतना नोट कर लो, इसका पहला पॉइंट क्या है, 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट बहुत ही सिंपल है, हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे कुछ इस तरह का ग्राफ दिया है, ठीक है, और ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर x है और ये यहाँ पर है y। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा x, y और ये पॉइंट क्या है 0, 0, ऐसा कोई ग्राफ दिया है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको एरिया ढूंढना है, मीन्स ये तो एरिया देने वाला इंटीग्रेशन, ये तो पता है, हम छोटे छोटे पार्ट का समेशन करके एरिया ढूंढते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर आपको एरिया ढूंढना है और एरिया आपको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ढूंढना है, मीन्स आपको एरिया कुछ इस तरह से ढूंढना है, आप एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो और ये पॉइंट से बोल दिया किसी ने कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एरिया ढूंढो आप, x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक आप एरिया ढूंढो। हम x एक्सिस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा y1 और ये पॉइंट है हमारा y2। ओके, हम समझते हैं ऐसा, लेकिन हम इसमें एरिया x एक्सिस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, इसलिए हम इसमें जो लिमिट्स डालेंगे हमारा क्या बनेगा फंक्शन। जैसे समझ लो इसका एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, हमारा क्या फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन आ जाएगा, हम लिखेंगे फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर x की लिमिट्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पर x का फंक्शन डालेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और जो लिमिट्स आएगी कहाँ से कहाँ तक आएगी, x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक। तो x1 से लेके x2 तक लिमिट्स आएगी, इसका हम ढूंढेंगे तो इतने पार्ट का हमको एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने हमको पूछ लिया कि एरिया बताओ, इतने पार्ट का एरिया बताओ, इतने पार्ट का, तो उसमें आप नहीं बोलोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिमिट्स डाल देते हैं और उसका एरिया ढूंढ लेते हैं x की लिमिट्स। इसमें जो लिमिट्स आएगी वो y की लिमिट आएगी, क्योंकि एरिया हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं y डायरेक्शन में, मीन्स इतना एरिया हमको चाहिए जो हम इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें लिमिट्स क्या आएगी, देखो इसमें हमारा फंक्शन क्या दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम y के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अंदर जो है y की वैल्यू लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे हम y, और यहाँ पे लिखेंगे dy, और जो लिमिट्स आएगी वो भी y की आएगी, y1 से लेके y2 तक। इसका कहने का मतलब समझ पड़ रहा है, अगर x एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया गया है तो लिमिट्स आती है x वाली, और अगर y एक्सिस से प्रोजेक्ट किया गया है एरिया, हमको कोई पूछ ले कि इतने पार्ट का एरिया क्या होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके अगर हमको पूछ ले कोई इतने पूरे पार्ट का एरिया क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 0 से लेके y2 तक इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको इतने पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अगर कोई पूछे इतने पार्ट का एरिया क्या है, मीन्स ये पूरे पार्ट का, तो आप 0 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर दोगे या x तक, तो हमको पूरे इतने पार्ट का एरिया मिल जाएगा। आपको समझ पड़ रहा है कहने का मतलब क्या है।
कि अगर वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट हुआ तो हमको जो लिमिट्स डालनी है वाई की, और अंदर जो फंक्शन लिखना है वो वाई का लिखना है। अगर एक्स की लिमिट दी गई है तो अंदर फंक्शन लिखोगे एक्स का, और जो लिमिट्स डालोगे डी एक्स, और लिमिट्स भी आएगी एक्स की। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बहुत ही सिंपल है, जहाँ प्रोजेक्ट किया जाए वहीं उसका हमको एरिया उसी हिसाब से हमको लिमिट्स रखना होता है। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका काम आपको अभी 3-4 चैप्टर में नहीं आएगा, लेकिन आगे इसका काम बहुत आता है। हम इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा उसके साथ इसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। इसको थर्ड पॉइंट बहुत ही सिंपल, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो इसको। डिफरेंशिएशन में ऑलमोस्ट हर फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाता है। ये लाइन का मतलब समझो, ऑल फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड बट only few functions can be integrated। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हम जितने फंक्शन दिए हो, मीन्स हमको किस तरह का फंक्शन दिया हो, जनरली हम ऐसा नहीं कि मतलब जनरली हम सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 95-96% जितने फंक्शन दिए होते हैं सबका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, हमको पता है। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन के लिए स्पेसिफिक एक मेथड चाहिए और स्पेसिफिक एक तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उस तरह से हम उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसे रैंडमली कोई भी फंक्शन उठा दिया, उसका बोले इंटीग्रेशन क्या है, उसका इंटीग्रेशन निकालना आसान नहीं है, और किसी का तो इंटीग्रेशन निकलता भी नहीं है। ओके, तो ऑल फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड बट ओनली फ्यू फंक्शंस कैन बी इंटीग्रेटेड। ये हमारा थर्ड पॉइंट टू नोटेड था, थर्ड पॉइंट था टू बी नोटेड। ओके, और फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट नोट करने की जरूरत नहीं है, खाली बता दे रहा हूँ कि जो इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मीन्स उसके अंदर काफ़ी फॉर्मूलेस आते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको उतने ही फॉर्मूले सिखाएंगे जो आपको 11th फिजिक्स में या 12th फिजिक्स में काम आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बिकॉज आधा 12th जो है वो इंटीग्रेशन के बेस है। मीन्स इंटीग्रेशन बहुत ही वास्ट टॉपिक है। जो 12th है पूरा, उसमें आप मैथ्स में खाली इंटीग्रेशन ही पढ़ने वाले हो। ऑलमोस्ट आधा बुक है वो इंटीग्रेशन का ही है, और आधा बुक जो है बाकी चैप्टर्स का है। तो इससे समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन कितना वास्ट है। इसलिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको ऐसे ही टॉपिक समझाएंगे जो आपके लिए काम है और जो आप सीख सको, जो आपके फिजिक्स में काम आने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं कि फॉर्मूलास के कुछ रूल्स क्या क्या हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तब तक इसको आप नोट कर लो और इसको रफ करके अब उसको समझना हम शुरू करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास क्या होते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। पहला हो जाएगा फॉर्मूला पॉलिनोमियल के लिए। सेम इसके अंदर भी उसी तरह के फंक्शन आते हैं जिस तरह के डिफरेंशिएशन में आते थे। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा फंक्शन। इसके अंदर हम कांस्टेंट भी कवर कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल होता है y = x⁻n, इस तरह का कुछ दिया जाता था। और हम इसको डिफरेंशिएशन में कैसे करते थे, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या था, आपको साथ साथ दिखाता हूँ। बिकॉज इंटीग्रेशन क्या था, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोनों प्रोसेस को आप साथ साथ समझोगे तो आपको दोनों में पैरेलल मतलब कंपेयर करने में मज़ा आएगा। देखो, इसको dy/dx क्या होता है, इसको समझो। डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, क्या होता था, n × x⁻n−1। हम पावर आगे लेते थे और ऊपर के पावर को 1 से कम कर देते थे। यह इसका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका सिंबल नोट कर लो। इंटीग्रेशन में उसका सिंबल होगा, क्या होगा इंटीग्रेशन में, हो जाएगा x⁻n+1 अपॉन n+1। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिखते हैं हम कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, x⁻n+1 अपॉन n+1। ओके, प्लस सी भी आता है। ये सी का मतलब समझाता हूँ आपको आगे एग्जाम्पल से। देखो, डिफरेंशिएशन करते थे तो आंसर क्या आया, n × x⁻n−1, और इंटीग्रेशन में इसका आंसर क्या आएगा, x⁻n+1 अपॉन n+1। इसमें पावर आगे लाते थे, लेकिन इसके अंदर पावर ले जाना नीचे। और पावर कितना ले जाना है, पहले हमको पावर को 1 से एडिशन कर देना है और वही पावर को हमको नीचे उतार देना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमको दिया है y = x²। हमको क्या एग्जांपल दिया है, y = x²। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लिखेंगे y हो जाएगा dx, और इसके जो लिमिट पुट कर देंगे हो जाएगा x² dx, फंक्शन पुट कर देंगे, सॉरी। हाँ, तो हम इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे फंक्शन को, x⁻² अपॉन 2+1 प्लस c। हमने ऊपर ऐड कर दिया और जो पावर आया उसको हमने नीचे लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3 प्लस c। ओके,
देखो x³/3 + c, ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। किसका? y = x² का क्या आंसर आ गया? x³/3 + c। तो हमने क्यों कहा कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है? बिकॉज अगर जो फंक्शन हमारा आंसर आया है इसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वही मिल जाएगा। देखो समझते हैं, जैसे कि x³/3 है, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं हम? पावर आगे लाओ, ऊपर के एक पावर को कम कर दो, ठीक है, /3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आंसर क्या? हमने क्या किया यहाँ पर, x³/3 हमारा आंसर आया, उसी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो हमको वापस मिल गया क्वेश्चन। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हो y = x⁴, तो इसका आंसर क्या आएगा? हम लिखेंगे x⁴ × dx और पावर एक से इंक्रीज कर देंगे और जो पावर है इसको नीचे लिख देंगे +c। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x⁵/5 + c। इसको आप डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, आपको वापस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? x⁵/5 + c। ओके, तो अब +c क्यों लिखते हैं उसको आपको दिखाता हूँ। बिकॉज समझ लो ऐसा कोई फंक्शन दिया है हमको y = x² + 1, ऐसा हमको कोई फंक्शन दे दिया y = x² + 1, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखो डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2x। x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 1 का तो हो जाएगा 0। ओके, तो हमने dy/dx किया तो हमारा आंसर आ गया 2x। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dy = हो जाएगा ∫ 2x dx। ओके, तो हमारा y का आंसर क्या आ जाएगा? इसके अंदर y का आंसर हो जाएगा 2 तो बाहर है और अंदर हम x × dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻1 + 1/1 + 1। ओके, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये इक्वल टू आ गया 2 × x²/2। ठीक है, तो इसको हम कैंसिलेशन करेंगे 2 2 2, तो हमारा सिर्फ आंसर आ रहा है x²। बट एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन क्या था? x² + 1। तो जो +1 हुआ हमारा आंसर इसमें नहीं आ पा रहा है बिकॉज ये 1 जो था हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो वो 0 हो गया। तो हमारा जो +1 है मीन्स ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा आंसर में नहीं आ पा रहा है। अगर हम वापस इसको इंटीग्रेट करके चेक कर रहे हैं तो वापस क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है सेम टू सेम, इसीलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा +c लिखते हैं। हम यहाँ पर x² + c लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू होगी उसको हम ढूंढेंगे तो वो = 1 के आ जाएगा, तो हमको एग्जैक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको समझ पड़ा हमने c की यूज़ किया बिकॉज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया था y = x² + 1, उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा आंसर आ गया 2x। और हम बोलते थे कि अगर हम वापस इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्वेश्चन। बट देखो यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमको क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया, हमको सिर्फ मिला x²। तो जो +1 है वो कहाँ चला गया? तो वही +1 को हम आर्बिट्री कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, मींस ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करती है, इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो हम +c यूज़ करते हैं। ओके, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। हम समझते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हो y = x⁻² -2 दिया हो तो भी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ -2 × dx, तो क्या हो जाएगा? पावर 1 से इंक्रीज कर दो -2 + 1 और जो पावर है इसको नीचे लिख दो और +c। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x⁻1/-1 + c। ओके, तो इसका आंसर ये आ गया। अब हम समझते हैं, देखो ये दिया हो अगर y = x⁻1 दिया हो तो क्या होगा? देखो तो हम इसको फिर से लिखेंगे ऐसे x⁻1 dx, तो इसका आंसर क्या देगा? x⁻1 + 1/-1 + 1, तो इसका आंसर आ रहा है x⁻0/0। तो एनीथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथ्स और फिजिक्स। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। इसलिए ये जो हमारा एक्सेप्शन केस है, हमारा जो फॉर्मूला होता है कि अगर yn फॉर्मूला हो तो इसको हम लिखते थे, इसका इंटीग्रेशन लिखते थे। देखो y = x⁻n दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन हम लिखते थे ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, और लिखते थे x⁻n + 1/n + 1 + c। लेकिन ये फॉर्मूला का एक्सेप्शन क्या है कि इसमें x = -1 वैलिड है, मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू -1। x = -1 डालने पर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ओके, n = -1 डालने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए n = -1 ये फॉर्मूला के हिसाब से वैलिड नहीं है।
लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर n इक्वल टू -1 हो तो क्या होगा। तो हम समझते हैं, देखो n इक्वल टू -1 होगा तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x रेज़ टू -1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा log टू द बेस ई मॉड x प्लस सी। बिकॉज x रेज़ टू -1 एक नेगेटिव वैल्यू है और log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए इसका आंसर आएगा log टू द बेस मॉडुलस ऑफ x प्लस सी। लेकिन आपके क्वेश्चन में आ रहा होगा कि इसका ये आंसर कैसे आता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हम क्या बताए हैं कि आप देखो log x को डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लो, अगर आपको क्वेश्चन आता है समझ लो। तो देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं log x को डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा 1/x आता है कि नहीं। देखो log x दिया है log टू द बेस x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, हमने पढ़ा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन में। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx क्या होगा log x का 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। बिकॉज दोनों है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है। तो कोई भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हो आप उसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन में जो उसका आंसर आएगा वही उसका इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो सिर्फ y इज इक्वल टू सिर्फ हमको दिया हो क्या बोलते हैं dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। हमको सिर्फ इतना दिया हो तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन जहाँ dx वो हम x रेज़ टू 0 लिख सकते हैं, x रेज़ टू 0 इंटू dx, बिकॉज x रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 ही होती है। तो हमने 1 की जगह पर x रेज़ टू 0 पुट कर दिया। तो इसको भी सेम फॉर्मूला से हम क्या कर देंगे, पावर 1 से इंक्रीज़ कर देंगे और नीचे लिख देंगे इसको इस तरह से। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा x। ओके, 0 + 1 तो 1 ही होगा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा x। तो सिंपली आपको याद रखना है कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x या प्लस सी। ओके, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर, इसको रफ कर देते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको साइड में लिख देते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर y इज इक्वल टू x रेज़ टू n हो तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या हो जाएगा, x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सी वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। सो व्हेन n इक्वल टू -1 तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x मीन्स x रेज़ टू -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log टू द बेस मॉडुलस ऑफ x प्लस सी। अभी तक कितना पढ़ा है, और हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू खाली dx दिया हो तो उसका आंसर आता है x प्लस सी। तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिए। अब हम देखते हैं आगे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो मीन्स y इज इक्वल टू ई रेज़ टू x दिया हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, ई रेज़ टू एक्स होता था, तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी होगा ई रेज़ टू एक्स। तो ई रेज़ टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू एक्स प्लस सी। ओके, ई रेज़ टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज़ टू एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल है इसलिए ले लिया हमने। अगर क्वेश्चन में कुछ अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ दिया हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ को एक साथ देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ को एक साथ हम देख लेते हैं। तो हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है -cos x प्लस सी। तो आपको याद रखना है कभी भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हो तो प्लस सी, इसको मैं बार बार नहीं लिखता हूँ यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा -cos x। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं बिकॉज हमारा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था cos x, बट यहाँ पे -cos x दिया है। -cos x को डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। -cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो देखो माइनस तो आगे है ही, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -sin x। इसको dy बाई dx कर लेते हैं, तो माइनस तो आगे रहेगा ही, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x। इसका आंसर आ गया sin x। बिकॉज -cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है sin x, इसलिए इसका sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos x। उसी तरह से सेकेंड cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, बिकॉज sin x का इंटीग्रेशन होता था cos x, इसलिए cos x का
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। आप डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन में से कुछ भी याद रखो, उसका उल्टा करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ देखो क्या tan x का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता था sec स्क्वायर एक्स, ओके, dy/dx ऑफ tan x क्या होता था sec स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स होगा tan x प्लस सी आएगा, हम tan x लिख रहे हैं यहाँ पर। और हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा, cot x का इंटीग्रेशन होता था माइनस cos x स्क्वायर एक्स, dy/dx ऑफ cot x क्या होता था माइनस cos x स्क्वायर एक्स, हमने पढ़ा था। तो उसी हिसाब से यहाँ पर cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक माइनस इस तरफ आ गया तो हो जाएगा माइनस cot x, ओके। आप डिफ्रेंशिएशन cos x cot x का डिफ्रेंशिएशन करके चेक कर सकते हो, आएगा माइनस cos x स्क्वायर एक्स, और माइनस पहले से इसलिए आंसर आ जाएगा cos x स्क्वायर एक्स, ओके। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x पढ़ा था हमने, sec x इंटू tan x पढ़ा था। तो सेम उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे sec x इंटू tan x, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, ओके। प्लस ही आता है लेकिन लिख नहीं रहे हैं। उसी हिसाब से हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, हमने पढ़ा था यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x हो जाएगा sec x इंटू tan x, तो उसका हमने इंटीग्रेशन भी लिख दिया। अब कुछ देखो हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ जो sec x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स था लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है ln, याद रखना पड़ेगा इसको, इंपॉर्टेंट है ln sec x प्लस tan x। तो मैं इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि आप इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, आपका क्वेश्चन आता है। बिकॉज इसका आंसर कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बार बार आप प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन इसको आपका एक बार प्रूफ करके दिखाता हूँ यहाँ पर। आप चेक तो कर सकते हो लेकिन आपको ये याद तो करना ही पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है ln sec x प्लस tan x। ln मीन्स log, log को हम ln भी लिखते हैं, चलो log टू द बेस e लिख देता हूँ यहाँ पर। तो log टू द बेस e का हम डिफ्रेंशिएशन करके चेक करते हैं कि ये आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, sec x प्लस tan x, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं dy/dx ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएशन करके चेक कर लेते हैं। अगर ये आंसर आ गया सब इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, sec x आंसर आना चाहिए। देखो log x का इंटीग्रेशन चैन रूल फॉलो करेंगे, पहले x की जगह पर है sec x प्लस tan x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/1/x हो जाएगा। log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x, बिकॉज x की जगह पर क्या है sec x प्लस tan x, तो log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x। उसके बाद फर्दर अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x इंटू tan x, प्लस tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec स्क्वायर x। इस तरह तो हम डिफ्रेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। सॉरी आप वर्ड को ध्यान मत दो, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, बार बार इंटीग्रेशन की जगह डिफ्रेंशिएशन निकल रहा है, बिकॉज दोनों प्रोसेस साथ में आ गए हैं ना, इसलिए बोलने में कन्फ्यूजन हो रहा है। आप देखो प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ, मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x, और tan x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, ओके। उसके बाद इसमें से हम sec x कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा sec x प्लस tan x प्लस sec x, ओके, tan x प्लस sec x, और डिनोमिनेटर में क्या है sec x प्लस tan x। तो ऊपर के ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा sec x आंसर आ जाएगा। तो हमने log ऑफ sec x प्लस tan x को डिफ्रेंशिएट करके देखा, हमारा आंसर आ गया sec x, इसीलिए sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c भी आता है। उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा, इंटीग्रेशन sec x स्क्वायर x का देखा था, आंसर आता है tan x, बट tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आता है tan x का log टू द बेस e sec x, ओके, log टू द बेस e sec x। अब इसका sec x आंसर क्यों आता है उसको भी हम चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। आप इसी तरह सब वेरीफाई कर सकते हो, बट मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। तो log ऑफ sec x का हम डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं, log ऑफ sec x।
तो हम समझते हैं कि देखो ये y इज इक्वल टू ये दिया है, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स। ओके, तो फिर से चैन रूल फॉलो होगा। यहाँ पर x की जगह पर है सेक एक्स, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x, और फर्दर सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया tan x। इसलिए tan x का इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स। तो इस कुछ तरह के फॉर्मूले थे, ये ऐसे बहुत से फॉर्मूले आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतने का काम आने वाला है, इसलिए मैं इतना ही लिखा रहा हूँ। बिकॉज साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ये सब भी आता है, लेकिन वो आपको नहीं लिखा रहा हूँ आपको। वैसे इस तरह हमने देखा था कि a रेस टू एक्स होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। बट किसी ने पूछ लिया आपको कि a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे a रेस टू एक्स, बिकॉज a रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, तो a रेस टू एक्स लॉग ए का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा a रेस टू एक्स। और किसी ने आपको ऐसा पूछ लिया तो a रेस टू एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, मीन्स यहाँ पे सब जगह dx लगाए, ओके, यहाँ पे सब जगह dx है, इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर हर जगह dx है, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सब जगह dx तो आने वाला ही है। ओके, तो a रेस टू एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a रेस टू एक्स अपॉन log टू द बेस e प्लस c। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर आता है इसका। a रेस टू एक्स लॉग ए का इंटीग्रेशन होता है a रेस टू एक्स, और a रेस टू एक्स dx का, यहाँ पर भी dx है। ओके, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx तो लगाना जरूरी है, इसलिए हर जगह dx तो होगा ही, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई थी, dx लिखना भूल गए थे, बट dx तो हर जगह आता ही है, और इसको याद रख लो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे भी आप नोट कर सकते हो किस तरह से है, उसका प्रूफ तो मैंने दिखाई दिया है आपको। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद लेक्चर ख़त्म नहीं करेंगे, थोड़ा एडिशन और क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। ओके, तो हम इसके बेस पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रफ कर। तो इसके बेस पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिस तरह के दिए हैं यहाँ पर x रेस टू -4 दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x रेस टू -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, तो जाएगा x रेस टू -3 अपॉन -3 प्लस c। फास्ट लग रहा हो तो लेक्चर को थोड़ा स्लो करके देख लो। 3/2 रूट एक्स है, 3/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट के अंदर लिख दो रूट एक्स dx। रूट एक्स को हम x रेस टू 1/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा x रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो इसके बाद इसको कर लोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2 x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा x रेस टू 3/2 प्लस c। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। उसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन ये दिया है, तो इसमें भी 1/3 कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लो, अंदर दिया है 1/x3, तो इसको हम x रेस टू -3 इंटू dx लिख सकते हैं। तो 1/3 सेम हो जाएगा x रेस टू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 dx हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 1/3 x रेस टू -2 अपॉन -2 प्लस c हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर a रेस टू x है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने बोला था कि a रेस टू एक्स अपॉन लॉग टू द बेस e है, और प्लस c, ये तो हमने देखा था अभी। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cot x प्लस c, ये तो हमने देखा था अभी। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln sec x। या तो किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया रहता है कि माइनस ऑफ, देखो किसी बुक में ऐसा दिया रहता है माइनस ऑफ ln मीन्स लॉग टू द बेस, और यहाँ पर दिया रहता है cos x। तो आप समझते हो लॉग की प्रॉपर्टी माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x रेस टू -1, तो 1/cos x, वो तो sec x ही बन जाएगा। समझ रहे हो कि ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही तरह से लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा है लॉग अपॉन, माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x रेस टू -1, तो लॉग ऑफ 1/cos x हो जाएगा यहाँ पर, जो कि इक्वल होता है लॉग ऑफ टू द बेस e sec x के इक्वल ही होगा यहाँ पर भी। ओके, तो इस तरह से जो ये दोनों टर्म दिए हैं वो दोनों एक ही तरह हैं। अब देख लेते हैं इसका एडिशन का रूल। एडिशन का रूल सेम होता है डिफरेंशिएशन के जैसा, बिकॉज एडिशन में क्या था, हम क्या करते थे कि अलग अलग टर्म को इंटीग्रेट कर लेते थे, तो उसी हिसाब से इंटीग्रेशन में भी होता है कि एडिशन में क्या करना होता है, अलग अलग टर्म जितने दिए हों उसको अलग अलग से इंटीग्रेट कर लो।
जैसा कि आपको मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं हम। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस 4 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा 1/x। इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो और बोले इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ y लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे एक्स रेस टू माइनस 4 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 1/x इंटू होल रेस टू dx लिखेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, सबको अलग अलग हमको दे देना है यहाँ पर, जैसे कि एक्स रेस टू माइनस 4 dx प्लस ई रेस टू एक्स dx प्लस 1/x dx। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस 4 प्लस 1/-4 प्लस 1 और प्लस ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन और 1/x का log टू द बेस ई एक्स। और सबका होल हमको एक बार प्लस सी लिखना है, सब में प्लस सी नहीं लिखना है। एक बार हमारे कोई भी क्वेश्चन दिया है हमको लास्ट में एक बार प्लस सी लिखना है, बिकॉज ये इनडेफिनाइट है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको एडिशन में तो आप कर सकते हो। प्रोसेस तो सबका सेम ही है, आपको इंटीग्रेशन करने तो आता ही है, सबको अलग अलग लिमिट्स दे दो और इंटीग्रेशन कर दो। इसमें कोई भी हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बना सकते। अब हम देखते हैं, अगर हमको कोई क्वेश्चन में दिया हो, मीन्स हम लिमिट्स दिया हो, जैसे हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3, ऐसा हमको क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल प्रोसेस से इसको इंटीग्रेट कर लो। एक्स क्यूब dx लिखोगे यहाँ पर और उसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या लाओगे, x रेस टू 3+1/3+1। ओके, ये हमारा आंसर आया। और यहाँ पर लिमिट्स क्या दी है, x इक्वल टू 1 to 3, तो यहाँ पर 1 से लेके 3 तक ऐसे लिमिट डाल देना है। ओके, और लोअर लिमिट यहाँ पर आएगी, अपर लिमिट यहाँ पर आएगी, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसका। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x रेस टू 4/4 और 1 से लेके 3 तक इसकी लिमिट है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ऊपर का लिमिट डाल दो, उसके बाद बीच में कंपलसरी माइनस साइन और उसके बाद नीचे का लिमिट डाल दो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा पहले ऊपर की लिमिट डालेंगे, मीन्स 3/4 माइनस, जहाँ x है वहाँ पर पहले 3 डाल दिया हमने और जहाँ उसका माइनस का साइन कंपलसरी, उसके बाद जहाँ पर x है वहाँ पर 1 डाल दो, तो 1/1/4/4। ओके, सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट पुट करो, तो हमने x की जगह पर 3 डाल दिया, 3/4/4 हो जाएगा, माइनस x की जगह पर 1 डाल दिया तो 1/4/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81/4 माइनस 1/4, तो उसका हो जाएगा 80/4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने देख लिया इसके अंदर की लिमिट्स दी गई हो और तो किस तरह से किया जाता है। और जब लिमिट दी गई होती है तो आंसर में हमको प्लस सी नहीं लिखना होता, बिकॉज हमको इसके अंदर एक डेफिनेट सा आंसर मिल गया है, यहाँ पर एक वैल्यू मिल गया है, उसमें हम प्लस सी नहीं लिखेंगे। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका सेम क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम लिमिट्स अप्लाई करना हो। जैसे कोई क्वेश्चन में दिया हो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x और लिमिट्स क्या दिया है, tan थीटा दिया है। ओके, बिकॉज tan के अंदर एंगल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ऐसा दिया हो। ठीक है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओके ठीक, ओके 1 डिग्री से लेके 45, बिकॉज ln के अंदर 0 डिफाइंड नहीं होता है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे log टू द बेस e हो जाएगा sec x। ओके, तो इसके बाद हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या पुट करेंगे यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक। ओके, हमने यहाँ पर 0 क्यों नहीं लिया, बिकॉज sec 0 डिफाइंड नहीं होता, बिकॉज sec 0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो सॉरी sec 0 डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर हम 0 डिग्री टू 45 डिग्री ही लेते हैं, बिकॉज sec 0 तो 1 होता है, वो कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पर। तो लिमिट यहाँ पर पुट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री टू 45 डिग्री तक। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम पुट करते हैं लिमिट, तो पहला क्या होगा, log ऑफ sec, पहले अपर लिमिट पुट करो 45 डिग्री माइनस log टू द बेस ई, लोअर लिमिट पुट करो sec 0। तो sec 45 का आंसर क्या होता है, cos 45 का आंसर होता है 1/√2, तो sec 45 का आंसर होगा √2। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 माइनस log ऑफ sec 0 होता है 1, log e माइनस log e b क्या होता है, log a/b होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, log ऑफ √2।
इसको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो फर्दर। तो मैंने सिंपली बता दिया कि अगर जब लिमिट दी गई हो तो किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो हमारी ये थी कुछ क्वेश्चन लिमिट के सॉल्व करने के। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम क्या सीखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, बिकॉज एक ही वीडियो में सारा हो जाएगा तो आपको समझने में, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, हमारा नेक्स्ट वीडियो का मल्टीप्लिकेशन पर और सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करते रहो, इसके क्वेश्चंस लगाओ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए